हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जियोग्राफर संदीप। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण का युग। तो इसमें आज जो है पार्ट 3 डिस्कस फोर पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज। जो कॉलोनीज थी उनमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की हम बात करेंगे। और यहाँ पर इसका मतलब हुआ उपनिवेशों में औद्योगिकरण, यानी जो विदेशों से लोग आए हुए थे भारत में, क्योंकि अब मोस्टली हम इसको शिफ्ट करेंगे इंडिया की तरफ। तो जो भारत में विदेश से आए हुए थे, इंग्लैंड, फ्रांस, है ना, तो डच, ये सब जो आए हुए थे, इन लोगों ने क्या किया, ब्रिटानिया सर गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट किया। और इसका मतलब जो फैक्ट्रियां लगाना स्टार्ट कर दिया। तो इसमें क्या हुआ, इसकी हम डिस्कस करेंगे। यहां पर आप देख पा रहे हैं let us know move to India to see how a colony industrializes, and once again we look not only a factory industries but also the non mechanized sectors. We will limit our discussion primarily to textile industry. हम यहाँ पर भारत की ओर चलेंगे, यानी भारत में आएंगे, और भारत में उपनिवेश का जो औद्योगिकरण होता है वो कैसे होता है। हाउ लेट अस नो हाउ अ कॉलोनी इंडस्ट्रीज इन इंडिया, है ना। फिर हम डिस्कस करेंगे वंस अगेन वी लुक, एक बार फिर हम न केवल फैक्ट्री उद्योगों पर बल्कि एक यांत्रिक क्षेत्र पर भी नजर डालेंगे, क्योंकि फैक्ट्री एक अलग पार्ट है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो हो रहा था, जो उपनिवेशवाद थे ब्रिटानिया गवर्नमेंट के, यानी भारत में, उस पर हम फोकस करेंगे कि रेलवेज, स्टीम्स इंजन, है ना, रोड ट्रांसपोर्टेशन, ये सब डेवलप हो रहा था। नेविगेशन यानी मरीन नेविगेशन कैसे एडवांस हो रहा था, उसकी बात करेंगे। और मेन फोकस हम करेंगे कपड़ा उद्योग पर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री तक ही सीमित रहेंगे, नहीं मोस्ट फोकस करेंगे उसी पे, क्योंकि जब यहाँ पर कपास की ज़्यादातर लेन देन चलता था। नाउ द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स, क्योंकि हमने यहां पर भी डिस्कस किया कि हम मेनली फोकस करने जा रहे हैं किस पे, टेक्सटाइल पे, है ना। तो हम टेक्सटाइल पे ही फोकस करेंगे मुख्य रूप से। यहां पर भारतीय वस्त्रों का युग जिसे कहा जाता है। इसमें हुआ क्या कि आपने देखा कि जब स्टार्टिंग हुई, है ना, जब स्टार्टिंग हुई थी तो स्टार्टिंग में मोस्ट ऑफ द कॉटन प्रोड्यूस किया जाता था। यहां तक कि पंजाब वाले रीजन में भी खूब प्रोड्यूस किया जाता था, छत्तीसगढ़, गुजरात वाले रीजन में प्रोड्यूस कराया जाता था, बिहार जैसे रीजन में प्रोड्यूस करवाया जाता था। तो इसमें बिफोर द एज ऑफ मशीन, है ना, बिफोर द एज ऑफ, क्या हो रहा है, एज ऑफ मशीन इंडस्ट्रीज, सिल्क कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया dominated an international market in the textile
भारत का जो टेक्सटाइल हुआ करता था, भारत में मशीन उद्योगों के युग से भी पहले भारत में सिल्क रूट की बात की गई थी। सिल्क यहाँ से जाता था। भारत के रेशे और सूती सामानों का जो कपड़ा उद्योग में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर या अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ट्रेड पे अपना एक वर्चस्व हुआ करता था, दबदबा हुआ करता था। Coarser cottons are produced in many countries, but finer, मोटा जो कॉटन था वो तो काफी जगह उत्पादित किया जाता था बहुत से देशों में, लेकिन जो फाइनर, जो हल्का सिल्क रूस हुआ करता था, फाइनर वैरायटीज ऑफ्टन केम फ्रॉम इंडिया, लेकिन महीन पतला जो सिल्क हुआ करता था, फाइनर सिल्क हुआ करता था, वो इंडिया से ही प्राप्त हुआ करता था। Armenian and Persian merchants took goods from Punjab to Afghanistan, Eastern Persia and Central Asia. पर्शियन, आर्मेनिया और फारसी, यानी जो पर्शिया उन्हें फारसी बोला जाता है हिंदी में, वहाँ के जो व्यापारी होते हैं वो पंजाब से अफगानिस्तान और पूर्वी फारस और मध्य एशिया तक माल ले जाते थे यहाँ से, भारत से। इसके बाद फोर्थ है, एंड वेल्स ऑफ फाइन टेक्सटाइल वर कैरीड ऑन कैमल बैक वाया द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स थ्रू द माउंटेन पासेस एंड अक्रॉस द डेजर्ट। उम्दा कपड़ों की जो वेल्स हुआ करती थी, गठरिया हुआ करते थे, वो ऊंटों पर लाद कर पश्चिमी सीमा से होते हुए, ठीक, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से होते हुए पहाड़ी दर्रों, ये पासेस कहा जाता है। कि पासेस किसे कहते हैं? दो पहाड़ियों की बीच की जगह, है ना। सपोज दैट ये दो पहाड़ियां हैं, इसके बीच ये वाली जो जगह है, यहाँ से निकलने की जगह है, इसे हम पास कहते हैं, है ना। इसे हम पासेस या दर्रे के नाम से जाना जाता है ना, दर्रे के नाम से जाना जाता है। और इसे लद्दाख में ला के नाम से जाना जाता है, ला, सिपकी ला, है ना। तो इस तरह से ला मीन्स दर्रे, लद्दाख को इसीलिए, लद्दाख का मतलब ही है लैंड ऑफ पासेस, समझ रहे हैं, इसीलिए वो लद्दाख कहा जाता है। नाउ फिर पास करते हुए डेजर्ट, माउंटेन होते हुए वो चले जाते थे दूसरे कंट्रियों में। अब वाइब्रेंट सी एंड ट्रेड्स ऑपरेट थ्रू द मेन प्री कॉलोनियल पोर्ट्स। सूरत ऑन अ गुजरात कोस्ट connected India to the Gulf and Red Sea ports. Machilipatnam on a Coromandel coast. Hooghly in a Bengal had trade link with the Southeast Asian port. अब आप मैप देखे होंगे, ठीक है। तो हुगली तो पश्चिम बंगाल में हो गई, मछलीपत्तनम कोरोमंडल कोस्ट पे यानी आंध्र प्रदेश के पास हो गया, है ना। सूरत जो है वो गुजरात के पास कोस्ट हो गया। तो ये जो कोस्ट हुआ करते थे, ये सब क्या करते थे, ये सीधा सी रूट को, रेड सी को और अदर समुद्र की तरफ, मतलब जाके मरीन से जो समुद्र यात्राएं की जाती थी, समुद्र नाव के द्वारा, वेसल्स के द्वारा यहाँ से माल जाता था हैवी, उसमें लोड करके बाहर विदेशों में, बाहर, है ना। तो ले जाना आसान होता था। इन द 1750 की जो शताब्दी है, उसको अगर हम बात करें, समुद्री व्यापार मुख्य रूप से पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाहों के माध्यम से संचालित होता था। गुजरात तट पर सूरत भारत को खाड़ी से जोड़ता था, यानी ईरान, इराक, पर्शिया जैसे कंट्रियों से जोड़ता था। लाल सागर बंदरगाह से जोड़ता था। कोरोमंडल तट जो है मछलीपट्टनम, जिसे अब मछलीपट्टनम के नाम से जाना जाता है, वहां से ट्रेड किया जाता था साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, यानी इंडोनेशिया जैसे देशों की तरफ। बंगाल में हुगली के तट से दक्षिण पूर्वी एशिया, जो ने बात की अभी कि चाइना, ताइवान, जापान, इंडोनेशिया, जावा, है ना, इन देशों की तरफ व्यापार किए जाते थे।
1750 के दशक में भारतीय व्यापारियों द्वारा नियंत्रित यह नेटवर्क टूट रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ, इसी के साथ द यूरोपियन कंपनीज gradually gained the power, first securing a variety of the concessions from the local courts and then the monopoly right to the trade। अब इसमें यूरोपियन जो कंट्री हुआ करते थे, उन लोगों ने, यूरोपीय कंपनियों ने धीरे धीरे इसको अपने कब्जे में लिया। पहले स्थानीय अदालतों से कई तरह की रियायतें हासिल की और फिर व्यापार के लिए एकाधिकार इन मोनोपोली की लड़ाई लड़ी। और इसी के साथ इसके परिणाम स्वरूप सूरत और हुगली, हमने बात की हुगली पश्चिम बंगाल और सूरत पोर्ट कहाँ है, एग्जाम में पूछा था, याद रखिएगा, सूरत पोर्ट गुजरात, पुराने बंदरगाहों का पतन हुआ और जिनके माध्यम से स्थानीय व्यापारी संचालित होते थे। इसी के साथ भैया इन बंदरगाहों से निर्यात में एक ड्रामेस्टिक जो है रूप से गिरावट आई और पहले के व्यापार को वित्त पोषित करने वाले ऋण सूखने लगा और स्थानीय बैंकर्स धीरे धीरे दिवालिया हो गए। और 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में सूरत में होने वाले व्यापार का सकल मूल्य 16 मिलियन रुपया था। ये गिरकर 1740 के दशक में 30 लाख रुपए आ गया था। ठीक है, 16 मिलियन से 30 लाख रुपए पर आ चुका था। आप ये देख पा रहे हैं यहां पर, है ना, ये देखिए। ठीक, नाउ फर्दर आगे देखते हैं कि क्या इसमें चेंजेस हो रहे थे, क्योंकि भारत में शिफ्ट हो रहा था टेक्सटाइल में। वाइल सूरत हुगली डिकेड, सूरत पोर्ट, या देखिए ये आप सूरत देख पा रहे हैं और यहां पर ये हुगली था। ठीक, अब इनका वर्चस्व जो है गिर रहा था और इसकी जगह पर बॉम्बे एंड कलकत्ता, यहीं पे कलकत्ता है ना, यहीं पे कलकत्ता है पश्चिम बंगाल में की राजधानी कलकत्ता। ठीक है, और साथ में यहां पर मैंने कौन सी बात की, बॉम्बे। ठीक है, यहां पर मुंबई, इसका वर्चस्व बढ़ रहा था। दिस शिफ्ट फ्रॉम अ old port to a new ones was indicator of the growth of colonial power। और जो नए सेक्टर बन रहे थे यही बताते थे ग्रोथ ऑफ कॉलोनियल पावर। यहाँ पर देख पा रहे हैं मैरीटाइम सिल्क रूट को कि ये इंडिया से होते हुए अदर कंट्रियों को जा रहा है ना। ये देखिए आप, ये चाइना का एक्सपेंशन है, दिखाया गया है कैसे चाइना से सब करते थे। और ये यहाँ का इंग्लिश फैक्ट्री, सूरत वाली फैक्ट्री है, इंग्लिश फैक्ट्री जो लगाई गई थी सबसे पहले सूरत कोस्ट पर, उसकी बात है। और ये आप देख पा रहे हैं ये हरमुजान है, ये रेड सी, ये है रेड सी की बात की गई थी अभी उधर, तो रेड सी ये है ना। तो यहाँ सॉरी ये यहाँ पर ये है ना, ये पर्सिया गल्फ में हरमुजान जाता था, ये एडन गल्फ में होते हुए मेडिटेरियन सी जाया जाता था। यहीं से हम लोग मोगादिशु यानी सोमालिया जाते थे, यहीं से हम मतलब अफ्रीकन कंट्री जाते थे, और यहीं से इंडोनेशिया जैसे, चाइना जैसे, ताइवान, जापान, इन देशों को जाया करते थे। तो ये आप नेटवर्क देख पा रहे हैं, ये पूरा नेटवर्क आपको शो कर रहा है कि कैसे व्यापार हुआ करता था दैट टाइम, है ना। तो ये चीज़ें थी वहाँ पर, नए नए पोर्ट्स डेवलप कर रहे थे। क्यों? इसका मकसद था कि इसका मतलब हुआ कि कॉलोनियल पावर, उपनिवेशवाद वहाँ पर बढ़ रहा है। जैसे जैसे आपकी उसमें समृद्धि होगी वैसे वैसे आप चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे टॉपिक्स। 3.2 है व्हाट हैपेंड टू द वीवर्स। इसका मतलब ये हुआ जो बुनकर वहां के थे, है ना, बुनकर्स के साथ क्या घटित हो रहा था। बुनकर्स की बात की जाने लगी अब यहाँ पर, है ना।
क्योंकि अब बुनकर क्या थे, नए उसमें आ रहे थे। तो व्हाट हैपेंड टू बुनकर विवर्स, अब बुनकरों के साथ क्या हुआ, जो बुनकर थे, क्यों, क्योंकि कंपनियां आ रही थी, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो तेजी से बढ़ रहा था। इसके पीछे एक मिनट, हाँ ना, क्या था, अब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो तेजी से बढ़ रहा था, तो बुनकरों के साथ क्या घटित हो रहा था, इसकी बात की जाएगी, स्वाभाविक है। द consolidation of East India Company power after the 1716 didn't initially lead to the decline in the textile export from the India. British cotton industries had not yet expanded and Indian fine textile were in a great demand in the Europe. So the company was keen on expanding textile export from India. हुआ कुछ यूं कि 1760 के दशक के बाद भारत में क्या हुआ, भारत में द ईस्ट इंडिया कंपनी पावर आफ्टर द 17, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1760 के दशक के बाद अपनी शक्तियों को सुदृढ़ से शुरू किया और भारत में कपड़ा निर्यात में गिरावट आई। क्यों, क्योंकि ब्रिटिश सूती उद्योगों का अभी तक विस्तार नहीं हुआ था। वहीं पे भारतीय बढ़िया वस्त्रों यानी फाइन जो कॉटन होता था वस्त्रों की यूरोप में भारी डिमांड थी, इसीलिए कंपनी भारत से कपड़ा निर्यात करने के लिए उत्सुक हुआ करती थी। फिर 19 बिफोर द एस्टेब्लिशिंग ऑफ द पॉलिटिकल पावर इन बंगाल एंड कर्नाटक, ये कर्नाटक है, ठीक है, कर्नाटक इन 17 उस टाइम का लिखा जाता था इसे 1760 एंड 1770 the East India Company had found it difficult to ensure a regular supply for goods for export. अभी क्या था कि 60-70 के दशक में 1760 और 70 के दशक में बंगाल और कर्नाटक में राजनीतिक सत्ता में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को निर्यात के लिए माल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना मुश्किल हो गया था और इसी के साथ फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली और साथ ही स्थानीय व्यापारियों ने बुने हुए कपड़े को सुरक्षित करने के लिए बाजार में प्रतिस्पर्धा की। इसलिए बुनकर जो होते थे, वीवर्स जो हुआ करते थे एंड आपूर्ति व्यापारी मोल भाव कर सकते हैं और सर्वोत्तम खरीदार को उपज बेचने का प्रयास कर सकते हैं। लंदन को लिखे अपने पत्रों में कंपनी के अधिकारियों ने लगातार आपूर्ति की कठिनाई और ऊंची कीमतों की शिकायत की थी, है ना। ये आप देखें, इन द लेटर्स बैक टू लंदन कंपनी ऑफिशियल कंटिन्यूअसली कंप्लेन डिफिकल्टीज टू सप्लाई एंड हाई प्राइजेस को कर रहे थे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंच, डच, पुर्तगालीज आ चुके थे। ये एक आप गुजरात की एक फोटो देख पा रहे हैं, इस तरह से लोग करते थे, बुनकर्स हुआ करते थे। बट इन ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात करें यहां पर, तो राजनीतिक जो शक्ति स्थापित की और वह व्यापार पर एकाधिकार का दावा कर सकती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश द पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक शक्ति स्थापित की। इट कुड assert a monopoly in right to trade and it produced to develop a system of management and control that could eliminate the competitions, control costs and ensure the regular supply of cotton and silk goods. This is did through a series of steps. इसका मतलब ये हुआ कि यह प्रबंधन और नियंत्रण की एक प्रणाली विकसित करने के लिए आगे बढ़ा, जो
जो प्रतिस्पर्धा को खत्म करेगी और लागतों को नियंत्रित करेगी, और कपास और रेशम के सामानों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। इनसे कई चरणों की श्रृंखला के माध्यम से जाना जा सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब राजनीतिक शक्ति स्थापित हुई तो उसमें कैसे बदलाव आने लगे। तो फर्स्ट यहां पर आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट कह रहा है द कंपनी ट्राइड टू एलिमिनेट द एग्जिस्टिंग ट्रेड्स एंड ब्रोकर्स कनेक्टेड विद द क्लॉथ ट्रेड एंड एस्टेब्लिश a more direct control over the weavers and appoint a paid servant called a gomostha and supervise weavers, collect, supply and examine the quality of the clothes। अब क्या किया इसने कि डायरेक्ट बुनकरों से ही कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने कपड़े व्यापार को से जुड़े जो मौजूदा व्यापारी और दलालों को खत्म करके बुनकरों पर अधिक प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। डायरेक्ट बुनकरों से मिलके उनका माल परचेज करने की बात की गई, मध्यस्थता को खत्म करने की लोगों ने बात की कंपनी के द्वारा। इनसे बुनकरों की निगरानी करने और आपूर्ति या एकत्र करने और कपड़े की गुणवत्ता की जांच करने के लिए गुमास्ता नामक एक वेतनभोगी नौकर की नियुक्ति की। क्या? गुमास्ता, है ना। दूसरा पॉइंट कह रहा है, यहां पर आप देख पा रहे हैं, सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि इट प्रिवेंटेड द कंपनी वीवर फ्रॉम जो डीलिंग विद अदर्स बायर्स वंस वन ऑर्डर was placed and weaver were given loans to purchase a raw material from their productions, and who took loan had to hand over the cloth they produced a gomostha। अब एक बार जब ये लोग अपना वादा कंप्लीट कर लेते थे तो क्या होने लगा, इनको लोन भी गवर्नमेंट देने लगी। आप लोन लीजिए गवर्नमेंट से, लोन पे लेके रॉ मटेरियल लाइए, यानी जो कॉटन लाइए, कॉटन से अच्छे से आप कपड़े बनाइए, आप जो स्निपिंग जो धागा बनता है उसे थ्रेड बनता है उसको बनाइए, और वो उसकी देख रेख गुमास्ता ही करेगा जो गवर्नमेंट जो कंपनी का एक ऑफिसर होता था, वो उसकी जांच करेगा क्वालिटी की और उसी को आप बेचेंगे। ऐसी अब पॉलिसी लोगों ने अपना दी, क्योंकि बीच में मध्यस्थता करने की बात को खत्म किया जाने लगा बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। नाउ फिर क्या हुआ, इसी के साथ उसी समय द न्यू गुमास्ता वर आउटसाइडर। अब नए जो गुमास्ता को एडमिट उसमें लाया गया वो आउटसाइडर होते थे और विद नो लॉन्ग टर्म सोशल लिंक। उनके जो सोशल लिंक थे बहुत अच्छे नहीं हुआ करते थे गांव के साथ लंबे समय तक। एक्टेड ऑर्गेंटली मार्च्ड इनटू विलेजेस विद द सिपाहीज, यानी सिपाहियों के साथ, इसे सिपाही कहते हैं, सिपाही के साथ ये और अपने प्यून्स के साथ ये मार्च करने लगे, विलेज या गांवों को जाते थे और उनकी जांच करते थे, जैसे आप इस इमेज में आप देख पा रहे हैं। ठीक, ये लोग जाके करते थे एंड पनिश करते थे वीवर्स को फॉर अ डिले इन अ सप्लाई, और अगर ये कहीं सप्लाई करने में डिले करते थे तो इनको पनिश भी करते थे ये लोग। क्यों? क्योंकि ये आउटसाइडर होते थे, ये गुमास्ता जो थे वो अब लोकल नहीं रहे, तो इस वजह से चीज़ें बेकार होने। ऑफ्टन बीटिंग एंड फ्लॉगिंग ऑफ देम, अगर ये टाइम पे सप्लाई नहीं करते थे माल की तो इनको ये क्या करते थे, ये पीटते थे और मारते थे। इस तरह की जो इनकी जो पॉलिसी होती थी उस पॉलिसी पे ये काम करने लगे, और वो पॉलिसी काफ़ी दिनों तक नहीं चली। फिर क्या हुआ, द वीवर्स जो बुनकर्स हुआ करते थे लॉस्ट द स्पेस ऑफ bargains for a prices and sell to different buyers, and the price they received from a company was miserably low and loans they
had accepted trade to the company. बुनकरों ने कीमतों के लिए जो मोलभाव करने और विभिन्न जो खरीदारों को बेचने की जगह खो दी, कंपनी से उन्हें मिलने वाली जो कीमत थी बेहद कम थी और उन्होंने जो ऋण स्वीकार किए थे उन्होंने उन्हें कंपनी से बांध दिया था। ठीक है, लेकिन इन मैनी प्लेसेस, बहुत से प्लेसों पे कर्नाटक एंड बंगाल, बीबर deserted villages and migrated, setting up the looms in other villages where they had some family relations. अब क्या हुआ, यहाँ से कर्नाटक और बंगाल में कई स्थानों पर बुनकरों ने क्या किया, गांवों को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि परेशान हो चुके थे और वो माइग्रेट कर गए, पलायन कर गए और दूसरे गांवों में करघे स्थापित किए। अपने जो सेटअप था इनका बनाने का, बुनकरों का, वो स्थापित किया, उसे करघे बोलते थे। ठीक है, स्थापित किए जहां उनके कुछ पारिवारिक संबंध हुआ करते थे, जहां कुछ जानने वाले नोन पर्सन हुआ करते थे, रिलेटिव हुआ करते थे, और अन्यंत्र बुनकरों ने गांव के व्यापारियों के साथ मिलकर कंपनी और उनके अधिकारियों का विरोध करते हुए विद्रोह कर दिया। समय के साथ कई बुनकरों ने ऋण लेने से इनकार करना शुरू कर दिया और अपनी कार्यशालाएं बंद कर दी, जहां काम करते थे वो बंद कर दिया, कृषि श्रम करने लगे। अब ये बुनकर वाला काम छोड़ के, क्यों? क्योंकि अब वहां पर जो गुमस्ते हुआ करते थे वो उस टाइप से काम नहीं करते थे जैसे पहले एक कोऑपरेटिव तरीके से काम किया करते थे। अब वो चीजें नहीं रही। इस तरह 19वीं सेंचुरी में, 19वीं सदी के अंत तक अगर हम बात करें तो जो कॉटन वीवर्स होते हैं, कॉटन के बुनकर को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। समस्याओं का जो एक काफी कॉटन फेस न्यू सेट ऑफ प्रॉब्लम्स, मैनी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा था। अब 19वीं सदी के अंत तक, एट लास्ट इन 19th सेंचुरी, है ना। नाउ अभी क्या थे, अब धीरे धीरे चेंजेज आने लगे। मैनचेस्टर्स कम टू इंडिया। अब क्या हुआ, मैनचेस्टर इंडिया में आया, है ना। तो इस तरह से मैनचेस्टर्स की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो मैनचेस्टर भारत आता है कब, 1772 में। 1772 में हेनरी पैटलो की अगर हम बात करें, एक ऑफिसर होते हैं हेनरी पैटलो ने, अ कंपनी ऑफिशियल हैड वेंचर्ड टू से दैट डिमांड फॉर इंडियन टेक्सटाइल कुड नेवर रिड्यूस सिंस नो अदर नेशंस प्रोड्यूस गुड्स फॉर अ सेम क्वालिटी। भारत के, ये देखिए आप, इस तरह से शिप से आते जाते थे, ये पल्ले वाली नाव हुआ करती थी ब्रिटानिया की, क्योंकि जो भारत की टेक्सटाइल थी, भारत की जो सिल्क हुआ करती थी वो फाइन हुआ करती थी, फाइनर, बहुत ही महीन हुआ करती थी, अच्छी क्वालिटी की, गुड क्वालिटी हुआ करती थी, है ना। लेकिन कोई ऐसा कंट्री नहीं था जो उसके टक्कर में हो। दैट्स वाई नेवर रिड्यूस इंडियन कॉटन टेक्सटाइल, yet by a beginning of the 19th century we see the beginning of a long decline of the textile export from India। जब 19वीं सदी की शुरुआत हो रही थी तो हमने देखा था कि 19वीं सदी की शुरुआत में भारत से कपड़ा निर्यात में एक लंबी गिरावट की शुरुआत देखते हैं, जो 1811 और 12 में भारत के निर्यात में जो टुकड़ा और वस्तुओं का योगदान 33% था, जो 1850 से 51 तक 3% से भी अधिक नहीं थी। ठीक, जो पहले हम 1811 और 17 में देखते थे पीस गुड्स को कि 33% हुआ करती थी भारत की एक्सपोर्ट, निर्यात करने में, लेकिन 1850 से 1851 के बीच अगर हम देखें तो 3% से ज़्यादा नहीं रही। Why did it happen? What were its implications? ऐसा क्या हुआ जिसके द्वारा निहितार्थ थे या कैसे इसमें कमी, इम्प्लीकेशंस देखने को मिल रही।
As cotton industries developed in England, industries groups began worrying about import from a other country. डेवलपमेंट तो इंग्लैंड में हुआ, लेकिन यहाँ से अदर कंट्रियों से उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा था, इंपोर्ट किया जा रहा था. दे प्रेशराइज्ड द गवर्नमेंट टू इम्पोज द import duties on cotton textiles so the Manchester goods could sell in a Britain without facing any competition from the outside. अब इंग्लैंड में जो प्रोड्यूस किया जा रहा था, जो माल बाहर से आ रहा था, उस पर हैवी ड्यूटी लगा दी गई. औद्योगिक समूहों को दूसरे देशों से जो आयात की चिंता होने लगी, क्योंकि अब इंग्लैंड में आने वाला जो माल था वो बाहर से अच्छा हुआ करता था. अगर इंडियन माल की बात करें तो एज कंपेयर अच्छा हुआ करता था, फाइन मटेरियल. तो इससे इंग्लैंड के उद्योगों पर, मैनचेस्टर जो है इंग्लैंड में ही है, ठीक है, तो जगह है वहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री ज़्यादा है. तो इसीलिए उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर को. पूर्व का मैनचेस्टर अहमदाबाद गुजरात को कहा जाता है. याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं. उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर भारत में, पूर्व का मैनचेस्टर अहमदाबाद गुजरात. ठीक. तो दूसरे देशों से जो आता था तो वो चिंता होने लगी कि भारत से अच्छा आ रहा है, तो कोई इंग्लैंड का कपास का उद्योग जो था वो उससे बनी चीजें नहीं परचेज करता था. ऐसा उन्होंने सरकार पर सूती वस्त्रों पर आयात शुल्क लगा दिए. दबाव डाला वहां के व्यापारियों ने कि इंग्लैंड पे भैया कि जो बाहर से आ रहा है सामान, उत्तर प्रदेश, यूपी यानी इंडिया से, अदर देशों से आ रहा है, उस पर आप आयात शुल्क लगाइए, जिससे उनका माल सस्ता न बिक के महंगा हो, जिससे इंग्लैंड का माल मार्केट में खपत हो सके, ताकि मैनचेस्टर का माल बाहर से किसी प्रकार की कोई कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा का सामना किए बिना ब्रिटेन में बेचा जा सके. लेकिन ऐसा तक मतलब पॉसिबल था. तो इसी में हुआ क्या, उसी समय उद्योगपतियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं को भारतीय बाजारों में भी बेचने के लिए राजी करने लगे. एट द सेम टाइम इंडस्ट्रीज परस्यूड द ईस्ट इंडिया कंपनी टू सेल ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड इन इंडियन मार्केट एज वेल. अब विदेश का बना हुआ ये देखिए, फैक्ट्री है, सूरत में लगी हुई है, 1700 में लगाई गई थी, ये सूरत में फैक्ट्री लगी है. अब क्या हुआ, गवर्नमेंट जो बना ब्रिटिश का माल है वो भारत के मार्केट में बेचा जाए और भारत का वहाँ भेज दिया जाए. एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के अंत तक अगर हम बात करें, वर्चुअल नो इम्पोर्ट ऑफ कॉटन पीस goods in India, but the 1950 cotton piece goods consist of 31% of the value of Indian exports, and by the 1870 के दशक ये फिगर इसका 50% पहुंच चुका था. क्या हुआ, 18वीं सदी के अंत तक भारत में कपास के जो टुकड़े वस्तुओं का जो लगभग कोई आयात नहीं हुआ, किसी प्रकार कोई आयात नहीं हुआ. लेकिन 1850 तक भारतीय आयात के मूल्य में कपास के वस्तुओं का हिस्सा 31% से अधिक था और 1870 के दशक तक यह आंकड़ा 50% तक हो गया. इस प्रकार भारत में कपास बुनकरों को एक ही समस्या में दो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था. अब क्या था भाई, ब्रिटिश गवर्नमेंट का बना हुआ सामान आ रहा था. अब यहाँ पर जो यहाँ के बुनकर्स हुआ करते थे, सिंपल सी बात, बुनकर्स की बात करते हैं, तो जो बुनकर्स यहाँ के हुआ करते थे उनको अब सामना करना पड़ रहा था काफ़ी चीज़ों का, है ना. क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूअस दो चीज़ें फेस करना पड़ रहा था. एक तो देयर एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स, इनके जो बाहर भेजने वाले एक्सपोर्ट निर्यातक मार्केट थे वो कोलैप्स कर रहे थे और लोकल मार्केट जो है श्रंक कर रही थी, है ना. तो इस तरह से भारतीयों को उनकी निर्यात बाजार को ध्वस्त, यानी वहाँ कंपटीशन बढ़ता जा रहा था, कस्टम ड्यूटीज लगी हुई थी
और स्थानीय बाजार जो था वो कम हो रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब्रिटेन से बना हुआ मैन्युफैक्चर्ड सामान आ चुका था मार्केट में। तो इस तरह से यहाँ पर प्रॉब्लम फेस की जाने लगी यहाँ के बुनकरों के द्वारा, क्योंकि बुनकर हाथ से बनाते थे, अब उनको कंपटीशन करना टफ हो रहा था। जो बीन ग्लेटेड इन अ मर्चेंटर्स इम्पोर्ट, जो भी बाहर से मैनचेस्टर से जो आया सामान था उसके इंपोर्ट से अब यहाँ पर कंपटीशन तैयार हो गया था। इससे बुनकरों पर प्रभाव पड़ रहा था। बाय द 1850 के दशक में रिपोर्टर फ्रॉम मोस्ट वीविंग्स रीजन्स ऑफ इंडियन नरेटेड स्टोरीज ऑफ डिक्लाइन एंड डिसोल्यूशंस। अब अगर हम बात करें 1850 के दशक तक भारत के अधिकांश जो बुनकर बुनाई क्षेत्रों में रिपोर्ट गिरावट दर्ज हुई, जिसमें काफ़ी सारी कहानियाँ भी उसमें बात की जाती है। 1860 में वीवर्स ने क्या हुआ, फेस अ न्यू प्रॉब्लम, नई प्रॉब्लम आई, दे कुड नॉट गेट द सफिशिएंट सप्लाई ऑफ रॉ कॉटन गुड्स एंड क्वालिटी। अब क्या हुआ, उधर मैनचेस्टर और इधर इंडिया में कंपनियां खुल रही थी मास प्रोडक्शन के लिए। अब सारा जो है मटेरियल जो था वो मार्केट से यही परचेज कर लेते थे। अब छोटे जो बुनकर हुआ करते थे उनको मिल नहीं पा रहा था, और जब उनको कच्चा माल नहीं मिलेगा तो वो काम किस पे करेंगे। तो ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, क्योंकि अब तो कंपनियां ही उठा लेती इससे माल। तो ये लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। एंड व्हेन द अमेरिकन सिविल वॉर ब्रोकन आउट, कॉटन सप्लाई फ्रॉम अ यूएस वर कट ऑफ, ब्रिटेन टर्न टू इंडिया। अभी तक भारत में इधर अगर हम बात करें, अमेरिका में युद्ध छुट चुका था और अमेरिका से कपास की आपूर्ति बंद हो चुकी थी ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन ने भारत की ओर रुख किया और भारत से बना हुआ जो भारत का कॉटन होता था, भारत में प्रोडक्शन पंजाब जैसे रीजन में करवाया गया, और यहाँ से रॉ मटेरियल सब कुछ मैनचेस्टर चला जाता था इंग्लैंड को, यानी ब्रिटेन को। अब जब सब फॉरेन को जा रहा है तो यहाँ लोकल तो महंगा हो जाएगा ना। तो लोकल महंगा होगा तो बुनकर कहाँ से परचेज करेंगे, और जब परचेज नहीं कर पाएंगे तो बनाएंगे क्या। अगर परचेज भी कर लिया तो वो हाई बहुत रेट पे बिकेगा, तो वो उनके लिए घाटा है, क्योंकि वो मार्केट में कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम्स देखने को आ रही थी। ये सेक्शन था थर्ड, है ना, भारत में ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कल। तो नेक्स्ट क्या होगा, फैक्ट्रीज कम अप। अब भारत में फैक्ट्री आएंगी और भारत के लोग प्रोडक्शन करेंगे, भारत में नए उद्योगपतियों का जन्म होगा, है ना। उसकी हम कल डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हुई। थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड रिकमेंड टू अदर्स, है ना। थैंक यू।